आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के शाम को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बात की। साथ ही पीएम मोदी ने यहां उनके साथ बीजेपी की टिफिन बैठक में भी हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खाना खाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा और पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। बताया जा रहा है कि वाराणसी के वाजिदपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद शुक्रवार देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस रेल इंजन कारखाना के अतिथि गृह पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं पीएम मोदी ने काशी क्षेत्र के भाजपा नेताओं के साथ टिफिन बैठक में हिस्सा लिया और उनके साथ खाना भी खाया। इस बैठक में शहर के तमाम जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ताओं सहित करीब 120 लोग शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें, टिफिन बैठक में भी शामिल हुए पीएम मोदी, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहे। वहीं तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि भाजपा पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ताओं सहित तमाम लोग मौजूद रहे इस बैठक में। बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे हुए थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी है। वहीं तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। जनसभा को भी संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं टिफिन बैठक में भी शामिल हुए, जहां सीएम योगी भी मौजूद रहे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में थे, क्या कुछ अहम रहा वाराणसी में? बता दें कि प्रधानमंत्री कल काशी यानी वाराणसी के दौरे पर थे। बता दें कि टिफिन में चर्चा भी हुई, टिफिन बैठक में शामिल हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। बता दें, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। वहीं पीएम मोदी ने काशी क्षेत्र के भाजपा नेताओं के साथ टिफिन बैठक में हिस्सा लिया और उनके साथ खाना भी खाया। इस बैठक में शहर के तमाम जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ताओं सहित करीब 120 लोग शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी फतह करने के लिए मंत्र भी दिया गया। तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी और योगी इस बैठक में शामिल रहे। बता दें कि वाराणसी में पीएम मोदी ने टिफिन पर बैठक की और तमाम विषयों को लेकर चर्चा भी की। बता दें, जनसभा को भी संबोधित किया वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने। वही चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए भी कहा गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुटने के लिए कहा। और हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर रहे, कल क्या कुछ खास रहा? की बात चल रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रियता निभा रही है। कुछ देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जिलों में गए जहाँ पे उनका दौरा पहले से सुरक्षित होना था। आपको बता दें कि कल देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर के गीता प्रेस पर थे। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई, जो गोरखपुर जंक्शन से लखनऊ के लिए रवाना की गई थी। इसके बाद अगर बात करें तो गीता प्रेस पे जाके उन्होंने संबोधन किया और गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वहां सम्मिलित हुए थे। उसके बाद वो वाराणसी गए और देर रात वहां पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से मुलाकात की और टिफिन पर भी चर्चा की गई।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना टिफिन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना टिफिन लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए थे। आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कमर कस चुकी है, 80 सीटों को लक्ष्य मानकर वो 75 प्लस जीतने की गारंटी की बात करती है, उसको लेकर तमाम तरह की रणनीतियां जो है वो बनानी शुरू कर दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि सभी विपक्षी पार्टियों को टांग पे रखते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में जीत की हैट्रिक लगाएगी। इससे को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर की इकाई के कई कार्यकर्ताओं से देश के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और नरेंद्र मोदी ने पार्षदों को खास तौर पे कहा कि वो बूथ लेवल पर जाए और भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने का प्रयास करें। उन्होंने पार्षदों को ये भी मंत्र दिया कि किस प्रकार से वो उन बूथों पर जाए जहां कम वोट पिछले बार मिले हुए हैं, ताकि उन बूथों को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। इस तरह महानगर इकाई और कार्यकर्ताओं के अलावा पार्षदों को भी देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को जीतने का मंत्र दिया। विवेक, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी यूपी फतह करने की तैयारी कर रही है, लगातार जनता को संबोधित कर रही है, जनता के बीच जा रही है, तमाम कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे, तो पूर्वांचल कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल गढ़ कहा जाता है। और देखा जाए जिस प्रकार से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, 5 बार से गोरखपुर से सांसद रहे, पिछले 6 बार से वो पिछले 6 साल से वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और जिस तरीके से उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की 10 की 10 सीटें जीती गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का पिछले 28 सालों से गोरखपुर की कब्जा है। ऐसे में पूर्वांचल की राजधानी गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ काफी मजबूत है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। सत्ता परिवर्तन की लहर थी, समाजवादी पार्टी वहां पे 10 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन इस बार की चुनौती अलग है। आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ था उसको भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, वहां से दिनेश लाल यादव चुना हुआ सांसद भी चुन के आए थे। ऐसे में जिस प्रकार से बात करें, गाजीपुर में उपचुनाव होने हैं और तमाम सीटें ऐसी हैं पूर्वांचल की जहां पर तेज फंसता हुआ देखा जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कड़ी लड़ाई पश्चिम और पूर्वांचल को देखते हुए शुरू कर चुकी है। और जिस तरीके से बात चल रही है पूर्वांचल कितनी बड़ी चुनौती होगा, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 2014 में भी अच्छी खासी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में जीती थी, उस समय नरेंद्र मोदी की लहर थी, कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही थी, कांग्रेस को सत्ता से हटाना था भारतीय जनता पार्टी को, और कहीं ना कहीं देश भी कांग्रेस की गवर्नमेंट से उठ चुकी थी 10 साल के बाद। तो ये पूर्वांचल सहित तमाम ऐसी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। उसके बाद 2019 के चुनाव में भी अच्छी खासी बढ़त पूर्वांचल से देखी जा सकती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा प्रदर्शन पूर्वांचल में दोहराने की उम्मीद है और तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। सहयोगी दलों को साथ लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पूर्वांचल को जीतने के लिए भाजपा के साथ भी रणनीति बन रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी फिर से फतह कहती है और किस प्रकार से जो विपक्ष है वो पूर्वांचल में अपनी रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करता है। क्योंकि पूर्वांचल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और पिछले काफी सालों से यहाँ अच्छी खासी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सीएम योगी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित हुए 227 अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड में चयन हुआ है। बता दें दोनों डिप्टी सीएम राज्य मंत्री गिरीश चंद्र शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम योगी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित हुए हैं 227 अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे योगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड में चयन हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम राज्य मंत्री गिरीश चंद्र
इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, सीएम योगी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जी बिल्कुल, लोक भवन में 11 बजे का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 227 आरक्षियों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के हिसाब से जो चयन हुआ है, खेल कोटों के माध्यम से ये चयन हुआ है, 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इस मौके पर देश के तमाम ऐसे जो खिलाड़ी हैं प्रदेश के, जिनका चयन हुआ है, वो 227 आरक्षी अभ्यर्थी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और खेल एवं युवा कल्याण मामलों के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद होंगे। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगातार नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और पारदर्शिता के साथ नियुक्ति पत्र बांटने का काम हो रहा है। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि किसी भी युवा को रोजगार के मामले में पारदर्शी तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी भर्ती या नियुक्ति में अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि भर्ती और नियुक्तियों में पारदर्शिता बरती और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों रोजगार दिए हैं सरकारी क्षेत्र में। अगर पुलिस भर्ती की बात करें तो लाखों युवाओं को इन 6 सालों में रोजगार दिया गया है। वहीं अगर बात करें निजी क्षेत्रों में, तो निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट लगाएंगी और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने के अलावा जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी होगी वो बढ़ेगी, और उत्तर प्रदेश जीडीपी के मामले में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक हुआ। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पारदर्शिता बदलने की बात रोजगार में कह रही है, सरकारी नौकरी में कर रही है, और करके उत्तर प्रदेश सरकार दिखा भी रही है। आज 11 बजे 227 आरक्षियों को जो खेल कोटे से भर्ती हुई हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद ये अपने अपने ड्यूटी पर ज्वाइन कर सकेंगे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम और गिरीश चंद्र भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित हुए हैं 227 अभ्यर्थी, जिनको आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। वहीं दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र भी शामिल होंगे। सीएम योगी आरक्षियों को आज नियुक्ति पत्र राजधानी लखनऊ में मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद राजधानी में हर मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी ये सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर मिली और सूचना के मिलते ही चारबाग से लेकर हजरतगंज तक सुरक्षा का कड़ा पहरा पुलिस ने लगा दिया है। वहीं धमकी मिलने की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते का कई मेट्रो स्टेशन पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड सहित भारी फोर्स मेट्रो स्टेशनों पर तैनात की गई है। बता दें पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर से चारबाग हजरतगंज तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इसको लेकर अब सुरक्षा के इंतजाम भी भरपूर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखनऊ के मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद राजधानी में हर मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए राजधानी लखनऊ में मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी?
देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से कल रात को लगभग 10:20 पर एक पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर एक सूचना आती है जिसमें लखनऊ का हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की जो धमकी दी जाती है, उस कॉलर के द्वारा जो अपना नाम बताया जाता है वो नाम रमेश बताया जाता है। इस सूचना के बाद पुलिस हलकान होती है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था की जो बात की जाए, सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। वहाँ पर जो लखनऊ मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, जो हजरतगंज का पॉश इलाका है हजरतगंज, इसके साथ साथ जो चारबाग की बात की जाए, चारबाग रेलवे स्टेशन और वहाँ का जो मेट्रो स्टेशन, इन सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए जाते हैं और इसके साथ जो डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम मौके पर बुलाई जाती है और जो पूरा जांच का सर्च अभियान होता है वो चलाया जाता है। वो लगातार ये अभियान लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चलता है, लेकिन इस दौरान किसी तरह का कोई भी बम नहीं मिलता है, जिसके बाद पुलिस राहत की सांस जरूर लेती है। लेकिन जो कॉलर है उसके द्वारा जो फोन करके उसके बाद अपना फोन बंद कर लिया जाता है। इसमें एक बड़ी बात यह रहती है कि जो कॉलर पुलिस को सूचना देता है उसके द्वारा एक नंबर भी नोट कराया जाता है, जिसके द्वारा बताया जाता है कि जो ये नंबर दिया जा रहा है उसके द्वारा बम लगाया गया है। फिलहाल जब इस मामले में तफ्तीश पुलिस करती है तो तफ्तीश में ये सामने आता है कि कॉलर ने तो अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया, लेकिन जो नंबर दिया गया है वो नंबर उसके मौसा का होता है, क्योंकि जो आरोपी है जिसके द्वारा जो है पुलिस कंट्रोल रूम पर बम की सूचना दी जाती है, रमेश नाम जो है, उसके द्वारा जो अपने मौसा का नंबर दिया था। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि पुलिस इस मामले को ये बता रही है कि एक साजिश के तहत उसके द्वारा ये फोन किया गया, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उसके कड़े इंतजाम जो करते हुए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि धारा 144 लागू है, इसके साथ ही 15 अगस्त भी आ रहा है, तो उसको लेकर के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि फिर चाहे वो लखनऊ का मेट्रो स्टेशन हो या फिर चारबाग रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट है, इन सभी जगहों पर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था का पहरा है वो मजबूत होता है। लेकिन कल जिस तरीके से रात को इस तरीके की जो सूचना आती है उसके बाद लखनऊ पुलिस के साथ साथ जो तंत्र है, यानी कि जो खुफिया तंत्र है, वो भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है। इसके साथ बीएसएफ के जवान जो कॉलर है रमेश, ये कौन है, कहां से है, क्या इसकी कोई जानकारी मिली है? हाँ देखिए, फिलहाल जिस कॉलर ने इस मामले में फोन किया था उसकी जो जानकारी, जो लोकेशन मिली है वो लोकेशन बांदा बताई जा रही है। फिलहाल अभी रमेश की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुलिस जो इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो एक पहलू है कि आखिर उसने जो नंबर अपने मौसा का दिया है उस नंबर के पीछे राज क्या है, इस मामले पे भी तफ्तीश करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आखिर ये जो पूरी साजिश के तहत पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर इस तरीके की सूचना दी गई है, ये एक बड़ी सूचना है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है और लगातार जो खुफिया एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और लगातार जो अलगाववादी से जुड़ी हुई बातें की जाएं, जो लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कल ही एटीएस को जो अलगाववादी के जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, उनकी रिमांड जो 10 दिनों की ली गई थी और रिमांड के बाद रात को इस तरीके की सूचना आना तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसको लेकर के जो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दी गई, क्योंकि इस मामले को गंभीरता से भी लिया जा रहा। भले ही ये सूचना फर्जी हो, राहत की सांस ले ली गई हो, लेकिन इस मामले में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं से भी लापरवाही नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए मेट्रो स्टेशन से लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा के इंतजाम करते हुए हर आने जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग भी की जा रही है और चेकिंग के साथ कोई भी अगर संदिग्ध मिलता है तो जाहिर सी बात है उससे भी पूछताछ करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी इस मामले में बड़ी बात यह है कि जो रमेश सूचना करता उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही उसके जो मौसा का जो नंबर दिया गया था उनको हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से अब अगर दोनों लोग हिरासत में लिए जाते हैं या फिर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद इस मामले का पर्दा भी उठेगा कि आखिर उसने इस तरह की सूचना क्यों दी और आखिर अपने मौसा का नंबर पुलिस को क्यों दिया। फिलहाल ये जो सूचना है ये बड़ी सूचना है, क्योंकि धारा 144 और 15 अगस्त के बीच में जो सुरक्षा के इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं उन दावों के बीच ये जो सूचना दी गई है ये अपने आप में एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। मयूरी जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। वहीं जो कॉलर है उसने अपने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं जो नंबर दिया गया था वो उसके मौसा का है, इस पहलू को भी पुलिस अभी से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो पर हर एक आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।